नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा ख्याल है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज अपनी हिंदी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम आज उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, उपसर्ग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा उपसर्ग होता क्या है। तो बच्चे देखिए, उपसर्ग क्या होता है, नाम से जानने की कोशिश करेंगे इसको पहले हम, कि उपसर्ग हमारा क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले में हम बात करते हैं, ये देखिए बना किन चीजों से, ये बना है उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है पहले, पहले आने वाला, और सर्ग का मतलब होता है रचना करना। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा है कि जो चीज पहले आए और रचना करे, या फिर हम इसको इसकी परिभाषा की तरह देखें तो क्या होता है, उपसर्ग हम उन शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी मूल शब्द से, देखिए मूल शब्द बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, जो सबसे मेन चीज है, उपसर्ग पहचानने में भी काम आएगी और उपसर्ग उसमें लगा है या नहीं लगा है ये भी पता हमको चल जाएगा। कैसे? जब हम बात करेंगे मूल शब्द की। तो उपसर्ग हमारा क्या है? उपसर्ग हमारा वो शब्दांश या अव्यय है जो मूल शब्द से पहले आकर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देता है या फिर कुछ नया शब्द बना देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उपसर्ग मैंने आपको बताया, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय। देखिए अव्यय, अव्यय का मतलब क्या है? अव्यय का मतलब यहां पर है कि हम जो हमारा वो शब्दांश है उसको तोड़ नहीं सकते, मतलब वो व्यय नहीं हो सकता, उसको हम तोड़ नहीं सकते। वो जो शब्दांश है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन किसी टाइप से नहीं आ सकता। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से, शब्द कौन सा? मूल शब्द, मूल शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। विशेष अर्थ प्रकट करने से क्या मतलब है? विशेष अर्थ वो तीन तरह से प्रकट कर सकता है। कैसे कैसे? या तो वो उस शब्द का बिल्कुल ही अपोजिट शब्द बना देगा, या फिर एक बिल्कुल नया शब्द बना देगा जिसका मूल शब्द से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, या फिर तीसरा टाइप क्या, कि वो एक ऐसा शब्द बनाएगा जो मूल शब्द के लगभग मिलता जुलता सा हो, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची हो। ठीक है बच्चों, तो उपसर्ग जो हमारे होते हैं बच्चों, उपसर्ग हमारे होते हैं अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उपसर्ग होते हैं। तो बेसिकली जो हम हिंदी में भाषाएं पढ़ते हैं, हिंदी में हमारी कौन कौन सी भाषा यूज होती है? देखिए सबसे पहला जो हिंदी का मोस्टली पार्ट है वो कहां से आया है? संस्कृत से आया है। तो हमारे उपसर्ग भी कहां से हैं? एक तो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, फिर कुछ शब्द या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिंदी ने अपने आप बनाई हैं, तो हमारे कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं। आप लोग जानते हैं कि हम अपनी हिंदी की जो हमारी डेली की लैंग्वेज है, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, उसमें हम उर्दू के, अरबी के, इंग्लिश के, इनके शब्द भी यूज करते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है कि जो हमारे विदेशी भाषाओं से लिए गए उपसर्ग हैं, तीसरे टाइप में हमारे वो उपसर्ग आएंगे। बेसिकली ये तीन ही टाइप के उपसर्ग हैं। अब इसमें हम उर्दू फारसी को अलग कर लेते हैं, अंग्रेजी को अलग कर लेते हैं। ठीक, तो अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम अपने संस्कृत के उपसर्गों की। चलिए, उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों की संख्या हमारी कितनी है बच्चों? संस्कृत में हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ हमारे उपसर्ग हैं कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। अब चाहे तो आप इन उपसर्गों को याद भी कर सकते हैं, मैं भी आपको इनका पूरा अर्थ और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं वो भी बतलाऊंगा, या फिर आप जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये चीज समझ गए कि मूल शब्द जो है हमारा किसी भी दिए हुए शब्द में से जो उपसर्ग के द्वारा बना हो, उसमें से अगर हम मूल शब्द निकालना सीख गए, उसमें से मूल शब्द को अलग करना सीख गए, तो हम उपसर्ग को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि भाई ये उपसर्ग जो है कौन सी भाषा का उपसर्ग है, ये संस्कृत का उपसर्ग है, ये हिंदी का उपसर्ग है,
या ये उर्दू का उपसर्ग है, या ये इंग्लिश का उपसर्ग है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो हम कैसे पहचानेंगे? वो बच्चों देखो दो तरीके हैं उसके। एक तो आप ये सारे उपसर्ग याद कर लें कि भाई हिंदी के 13 उपसर्ग हैं, उर्दू के 19 उपसर्ग हैं, संस्कृत के आपके 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों को हम क्या करें? इनको हम याद कर लें। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम शब्द से पहचानने की कोशिश करें। शब्द से कैसे पहचानेंगे हम? अब आप जब कोई भी शब्द पढ़ते हो तो वो या तो बहुत ही शुद्ध भाषा में लिखा होगा, या थोड़ा सा जो रीजनल लैंग्वेज होती है, जो हम बोलने में अपने आप शब्द बना लेते हैं, उस हिसाब से लिखा होगा, या फिर वो थोड़ा सा अरबी या फारसी आपको लग रहा होगा कि नहीं ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये तो अरबी और फारसी। अगर इस तरह से आप पहचान लेते हो तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि इसमें उपसर्ग कौन सा लगा होगा। इसमें उपसर्ग हमारा संस्कृत का लगा है, या हिंदी का लगा है, या उर्दू का लगा है। इंग्लिश के जो शब्द हैं, इंग्लिश के शब्द जो हमने एज इट इज इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर दिए हैं, उन शब्दों में इंग्लिश के हमारे उपसर्ग लगते हैं। जैसे हम कहें कि रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार। अब सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को हम कैसे लिखते हैं? हिंदी में लिख देते हैं आजकल, लेकिन वो शब्द किस चीज का है? इंग्लिश का शब्द है। तो उसमें जो सब उपसर्ग लगा वो किसका लगा? इंग्लिश का लगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो मैंने आपको बताया संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या है 13। उर्दू के उपसर्ग जो है वो 19 उपसर्ग है। अंग्रेजी के उपसर्ग भी है कुछ, और ऐसे भी कुछ शब्द हैं जैसे अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस टाइप के कुछ शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं जो उपसर्गों की तरह यूज हो जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? अपने संस्कृत के उपसर्गों की। संस्कृत के उपसर्ग सबसे इंपॉर्टेंट भी यही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उपसर्ग भी संस्कृत के उपसर्ग ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग से ही आते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं बच्चों? मैंने बताया आपको भी 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज है? उपसर्गों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर उपसर्ग का अपना एक अर्थ भी होता है। हर उपसर्ग का क्या होता है? अपना एक अर्थ होता है, जो मूल शब्द में मिलके उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो हमें दो चीजें देखनी है कि उपसर्ग होते कौन कौन से हैं, उपसर्ग होते कौन कौन से, दूसरा उनके अर्थ क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग होते कौन से। संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अति, दूसरा अधि। देखिए इनको जो याद करने का तरीका है, आप इनको इनके क्रम में जैसे लिखे हैं इसी तरह से याद करिएगा। वैसे मोस्टली आपको मैं बताऊं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम एग्जांपल्स करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको वहां पे ये सारी चीजें अपने आप पहचान में आने लगेंगी कि मूल शब्द जब हम ढूंढते हैं किसी भी उपसर्ग वाले शब्द में, तो उससे उपसर्ग कैसे अलग होता है। ठीक, फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूं और आप इसको याद भी कर सकते हैं। कौन कौन सा? अति, अधि, अनु, अप, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव और आ। ये हमारे उपसर्ग कौन से हैं? जो आ से शुरू हो रहे हैं। आ से शुरू होने वाले उपसर्ग हैं। इसी को ऐसे ही याद रखेंगे क्रम में एकदम से। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ। दूसरा फिर उत, उद। देखिए ये जो उत और उद हमारे दो उपसर्ग हैं, इसमें मोस्टली किताबों में क्या होता है कि ये जो उद उपसर्ग है, इसको उपसर्ग कोई गिनती में नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? कि जब मैंने आपको संधि विच्छेद बताया था, मैंने आपको व्यंजन संधि पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बतलाया था कि जब भी ये कहीं पर भी हमारे शब्द में दा आ रहा होगा, दा, और दा से वो शब्द टूट रहा है, तो दा हमारा किससे बनता है? दा हमारा ता से बनता है हमेशा। ता में जब कोई भी चीज मिलेगी, कोई भी स्वर मिलेगा, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था, तो ये ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कुछ बुक्स क्या करती है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये उद जो उपसर्ग है ये उत उपसर्ग ही है। जब आप शब्द को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो उत ही आएगा। लेकिन जो सही बुक्स हैं या जहां पर भी
ऑथेंटिक जो चीज आप कहेंगे कि एग्जाम में अगर पूछ ले कि भाई उपसर्ग कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया इसको नहीं गिनते तो 21 बोलते हैं, इसको गिनेंगे तो 22 हो जाएंगे। तो इसको हम गिनते हैं हमेशा कि उपसर्ग हमारे कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक, तीसरा उपसर्ग इसके बाद हमारा कौन सा है, उ वाले चल रहे हैं हम, उत, उद, उप। ठीक, ये 3 हमारे किससे हो गए, ये 3 हमारे उ से हो गए। उसके बाद 2 उपसर्ग और आते हैं, कौन से, दुर और दुस, दुर और दुस। ठीक, फिर ना वाले उपसर्ग आएंगे, निर, निस, नी। इनके अर्थ भी हम अभी आगे पढ़ेंगे कि इन उपसर्गों के अर्थ क्या होते हैं। मैं तो अभी आपको सिर्फ उपसर्ग लिख के दिखा रहा हूं, उनको याद करने का एक आपको तरीका बतला रहा हूं कि आप जो शुरुआती शब्द है उससे याद रखेंगे। जैसे हम कैसे, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नी। ठीक है, उसके बाद कौन से आते हैं हमारे, उसके बाद हमारे आते हैं पा वाले उपसर्ग जो पा से शुरू होते हैं। वो कौन से हैं, देखिए, पा से कौन कौन सा शुरू होगा, परी, परी, परा, प्रा, प्रति, परी, ये परा है, परा, प्रा और प्रति, ये 4 उपसर्ग हो गए हमारे। उसके बाद वी, सम और सु। अब देखिए ये हमारे हो गए टोटल 22 उपसर्ग। ये 22 उपसर्ग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपसर्ग है। 90% क्वेश्चन इन 22 उपसर्ग से ही बच्चों आने वाला है। तो हम इनको याद कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया तरीका। आप इनके शुरुआती जो अक्षर है उसी तरह से रिदम में याद करिए। रिदम में याद करेंगे, जैसे गाना एकदम से याद हो जाता है, तो ऐसे ही रिदम में क्या होगा, ये भी बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। कैसे, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नी, परी, परा, प्र, प्रति, वी, सम, सु। ये हमारे 22 उपसर्ग है, इनको आप याद कर लीजिए। और ये याद करना जरूरी है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इसी से आते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ये अलग अलग उपसर्गों को हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको ये चीज एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए और आप कभी भी इस चीज को ना भूलें। हम इनके अर्थ देखते हैं और इनसे बनने वाले शब्दों को भी देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सा उपसर्ग, अति। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अति का मतलब है अधिक। आप सब जानते हैं कि भाई इस चीज की अति कर दी उसने, तो ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, इससे बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जब उपसर्ग मिलता है तो वो 3 टाइप से परिवर्तन करता है। 3 टाइप से परिवर्तन वो कर सकता है। कौन कौन सा टाइप मैंने आपको बताया, या तो वो बिल्कुल ही नया शब्द बना देगा, बिल्कुल ही नया शब्द बना देगा जिसका मूल शब्द से कोई लेना देना नहीं होगा, या फिर दूसरा क्या करेगा दूसरा वो बिल्कुल अपोजिट बना देगा मूल शब्द के, यानी मूल शब्द का विलोम शब्द बना देगा। तीसरा क्या परिवर्तन कर सकता है तीसरा परिवर्तन वो कर सकता है कि वो उसका मूल शब्द का मिलता जुलता सा कोई शब्द बनाए, यानी पर्यायवाची शब्द बनाए। ठीक है, तो अब देखिए अति से यहां पे क्या बनाया इसने, अत्यधिक। अब अधिक और अत्यधिक मिलते जुलते से शब्द है भाई, अधिक का भी मतलब वही है, अत्यधिक का भी मतलब लगभग वैसा सा ही है कि हाँ बहुत सारी चीज कोई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अधि। अधि से क्या मतलब, अधि का मतलब अर्थ क्या है, ऊपर या फिर श्रेष्ठ। किसी चीज में जब हमको दिखाना हो कि भाई ये चीज इससे ऊपर है या ये चीज श्रेष्ठ है, उसमें हम उस मूल शब्द में हम क्या लगाएंगे, अधि उपसर्ग लगाएंगे। जैसे अधिपति, अधिनायक, अधिकार। ठीक है, अब देखिए अधिकार अगर मैं शब्द लूं यहां पे, आप देखिए इसको भाई, अधिनायक और अधिपति तो आपको समझ में आ रहा होगा। अधिकार, अब अधिकार में क्या चीज है, अधि प्लस कार। अब कार का जो अर्थ होता है वो अधिकार का जो बन के शब्द निकला है उससे बिल्कुल अलग चीज है, मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है।
ये क्या हुआ, ये बिल्कुल ही नया शब्द बन गया, ना पर्यायवाची बना ना मूल शब्द बना। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, अनु, अति, अधि, अनु। अनु का मतलब क्या है, पीछे या फिर समान, अनुचरण करना या फिर अनुकरण करना, अनुसार। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, पीछे या समान। अब इससे शब्द देखिए कौन कौन से बनते हैं, अनुचर, अनुकरण। अब आप कोई भी शब्द जब आप देखेंगे ना, तो मैंने आपको जो चीज बतलाई, मैं आपको एक थोड़ी सी और डिटेल में चीज बतलाता हूं। मैंने आपको बतलाया था मूल शब्द, मूल शब्द इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल शब्द। जब भी आप कहीं पर भी कोई भी शब्द देखते हैं या कोई भी उपसर्ग आपको पता लगाना है, तो आप कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं। अनुचरण ले लेते हैं। अनुचरण। अब देखिए मैं पूछूंगा भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसमें उपसर्ग बतलाइए क्या होगा। अब हम देखते हैं, अब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे हिंदी में आ उपसर्ग भी होता है, तो हम देखते हैं भाई इसमें आ उपसर्ग तो नहीं है। अब आ अलग कर देते हैं, आ प्लस नूचरण। अब हम देखेंगे भाई ये नूचरण जो हमने मूल शब्द बनाया है, इसका कुछ मतलब निकलता भी है कि नहीं, तो नूचरण का कोई मतलब नहीं निकलता कहीं से कहीं तक भी, ये कोई शब्द नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा उपसर्ग इसमें आ नहीं लगा। अब देखते हैं दूसरा, अनु प्लस चरण, ये हमारा शब्द कुछ बना। भाई ये जो चरण शब्द है इसका अपना एक अर्थ है, तो ये एक मूल शब्द है। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई अनु इसमें उपसर्ग लगा है। दूसरा तरीका जो हमारा पहला वाला तरीका था वो क्या था कि भाई आपने उपसर्ग याद कर रखे हैं, आपको 22 के 22 उपसर्ग याद है, तो आप देखते ही पहचान जाओगे। आपको सारे उपसर्ग नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, हम मूल शब्द को उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमने मूल शब्द बना लिया अपना, तो क्या होगा, हम इजीली उपसर्ग को पहचान लेंगे। भाई अब आगे देखो, अनुच रण नहीं बन रहा कुछ भी, तो इसमें क्या हुआ, अनु उपसर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए और देखते हैं दूसरा, अप। अनु के बाद क्या आया, अप। अप का मतलब क्या है, बुरा या हीन, अपयश, अपमान, अपकार। ऐसे ही अव, तो ये 22 के 22 हमारे उपसर्ग हैं, इनके अर्थ हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे भी अब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो इनको बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझ में आएंगी। देखिए फिर उत वाले आ गए। उत का मतलब क्या होता है, जब कहीं हम श्रेष्ठता दिखाते हैं कि ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर, तब हम उत यूज करते हैं। उद का मतलब भी सेम ही है बिल्कुल, यहां पर आप उद भी लिख लीजिए। उद का अर्थ भी यही होता है, ऊंचा, श्रेष्ठ। अब देखो आप, जैसे उद्गम है, इसमें दा आ गया, इसमें क्या आया, उद्गम। उद्गम में क्या आ गया, दा आ गया हमारा, तो सही से लिख लीजिए उद्गम, ये प्रिंटिंग हो जाती है गलत। तो उद्गम शब्द में हमारा क्या आ रहा है, दा आ रहा है, तो हम इसको उत भी लिख सकते हैं, उद भी लिख सकते हैं। इसका संधि विच्छेद जब आप करोगे तो क्या होगा, ये उत प्लस गम बनेगा, उत प्लस गम बनेगा। तो उत का संधि विच्छेद जब संधि बनेगी तो क्या होगा, ता हमारा दा में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको पहले ये चीज बतलाई। तो ऐसे ही उत और उद ये दोनों लगभग सेम ही है, इनका अर्थ भी सेम होता है। और जब आप संधि विच्छेद करते हो तो उत भी लगा सकते हो या उद भी लगा, नहीं संधि विच्छेद में तो आप उद ही लगाओगे, लेकिन जब आप उपसर्ग होता है तो उपसर्ग में उत भी आ जाता है और उद भी आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा उप। उप का मतलब निकट, सदृश, गौड़, दूर, बुरा या कठिन, दुष्ट। चलिए ठीक है, इसी तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कौन कौन से इनके अर्थ हैं, क्या क्या इनसे शब्द बन रहे हैं। हम आगे इनको भी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब इन सबको हम याद रखेंगे। निस, नी, परी, परा, ठीक, इन सबके अपने एक अर्थ हैं। बस उपसर्ग में और जो हमारा हम पढ़ते हैं प्रत्यय, इनमें यही डिफरेंस है। उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, वो सिर्फ क्या है, शब्दांश है, उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। इसी बात पे कुछ हिंदी में जो विशेषज्ञ हैं उनकी ये रहती है कि जो हम अभी आगे पढ़ेंगे हिंदी और संस्कृत के जो प्रत्यय हैं वो उनको उस बेस पे
प्रत्यय नहीं मानते, उनका बेस मानने का अलग है। ठीक है, वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम बात सिर्फ उपसर्ग की कर रहे हैं। तो ये हमारे उपसर्ग क्या है, उपसर्ग की इंपॉर्टेंस क्या है कि इनका अपना अर्थ भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्र, प्रति, वि, सम, जब आप देखेंगे इनसे बनने वाले शब्दों को या जो भी आप उपसर्ग पढ़ रहे हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ इसका ऐसा सा कुछ अर्थ निकलेगा। जैसे प्रति का ले हम, तो प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या होता है, जो समान हो, मतलब उसके किसी भी चीज के प्रतिकूल हो, उसके अनुसार हो। तो हर एक सामने या समान या उल्टा, कहीं पर क्या होता है भाई, किसी चीज का जब हम अपोजिट बनाते हैं तब भी वहां पर हम प्रति लगा देते हैं किसी चीज में। ठीक है, ऐसे ही वी में क्या है, विशेष बताना, भिन्न बताना, सम का उत्तम, साथ या पूर्ण बताना। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सु हमारा अच्छा या अधिक। तो ये बच्चों बात हो गई हमारी किसकी, संस्कृत के उपसर्गों की। 22वां मैंने आपको बता दिया था बीच में ही कौन सा होता है, उद। और उद का अर्थ क्या होता है, जो उद का अर्थ होता है, और शब्द भी लगभग वही होते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं किसकी, हिंदी के उपसर्गों की। अभी ये सब हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे इसके, तो आपको बहुत अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगा। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 13। ये नंबर्स आपको जरूर याद रखने हैं। कई बार ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, 13। ठीक, अब देखते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग होते कौन कौन से हैं। आ, छोटा आ, छोटा आ जो है हमारा क्या है, हिंदी का उपसर्ग है। बड़ा आ मैंने आपको बताया था ये किसका था, ये संस्कृत का उपसर्ग था। हिंदी का उपसर्ग ये नहीं है, ये संस्कृत का उपसर्ग है। छोटा आ क्या है हमारा, हिंदी का उपसर्ग है। किसी भी चीज का जब हम विलोम शब्द बनाते हैं या शब्द बदलना चाहते हैं, उसका विपरीत अर्थ वाला शब्द बनाना चाहते हैं, तो आपको नोटिस करेंगे कि आप उसमें हम अधिकतर क्या लगा देते हैं, आ लगा देते हैं। अन, का भी क्या है हमारा एक हिंदी का उपसर्ग है। का से बनने वाले शब्द जैसे कि कपूत, भाई किसी चीज का जब हम गलत, मतलब जैसे कोई एक अच्छा शब्द है, उसको जब हमें क्या करना हो, उसका उल्टा अर्थ करना हो, या मतलब उसका गलत अर्थ बनाना हो, तब हम उसमें क्या लगाते हैं, का लगा देते हैं। कू भी इसी काम आता है। ठीक, दू, नी, ठीक है, और ओ, औ जो होता है औ, या फिर अव, ये दोनों एक ही हैं। भर, सु, अब देखिए सु हमारा संस्कृत के उपसर्ग में भी आया था और हिंदी के उपसर्ग में भी आया है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर ये संस्कृत का या हिंदी का, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या देखना है, मूल शब्द देखना है। मूल शब्द अगर हमारा तत्सम शब्द है, यानी शुद्ध शब्द है एकदम, तो वहां पे क्या होगा, हमारा संस्कृत का उपसर्ग लगा हुआ है। और मूल शब्द हमारा क्या है, तद्भव है, यानी जो विकृत रूप है ओरिजिनल शब्द का, तो वहां पर क्या होगा, हिंदी वाला उपसर्ग लगा होगा। क्योंकि हिंदी क्या है, संस्कृत का ही विकृत रूप क्या है, हमारी हिंदी है। यानी संस्कृत में बदलाव आते 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 हमारी क्या बन गई, हिंदी बन गई। उसके बाद अग, उन, पर, या फिर बिन, ये हमारे 13 उपसर्ग हैं हिंदी के। ठीक, इससे क्वेश्चंस कम ही बनते हैं। इनको आप ऐसा समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था 90% क्वेश्चन आपके संस्कृत के उपसर्ग से बन जाएंगे। बाकी बचे हुए सारे उपसर्गों से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 10% क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, इनको याद करना आसान है, क्यों, क्योंकि इनकी संख्या ही कम है, आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। चलिए अब इनका मैंने आपको अर्थ भी बता देता हूं। आ का अर्थ मैंने आपको क्या बताया, किसी भी चीज में भाई आ का अर्थ क्या है, अभाव या निषेध। जहां पर भी हम निषेध कर रहे होंगे किसी बात का, वहां हम क्या करेंगे, आ लगा देंगे। अन का मतलब भी वही है, अभाव या निषेध। कु का मतलब बुरा। का भी मैंने आपको बताया था इससे पहले
का या कु, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? बुरा ही होता है। दू का मतलब भी कम या बुरा होता है। नी का मतलब कमी, ओ का मतलब हीन, भर का मतलब पूरा, इसका एक अलग मतलब निकला भर, मतलब आप देख रहे होंगे बाकी सब क्या है, बुरा, निषेध, हीन, कमी, इसी टाइप के वो। भर का मतलब पूरा, आप शब्द भी जानते हैं, भरपेट, भरपूर, मतलब जो चीज पूरी हो रही हो, भरसक प्रयास करना। फिर सु का मतलब संस्कृत में भी अच्छा ही था और यहाँ पे भी क्या है, अच्छा ही है, लेकिन शब्द मैंने आपको बताया जैसे सुडौल। अब डॉल शब्द जो है ये क्या है, ये हमारा तद्भव शब्द है। सुजान, जान भी हमारा तद्भव है। सुगढ़, गढ़ भी हमारा तद्भव है। तो जो हमारे हिंदी के तद्भव शब्द हैं, जो मतलब एक तरह से आप कहते हैं शुद्ध शब्द नहीं है, उनमें क्या होगा, उनमें हिंदी वाला सु लगा होगा। यानी अगर आपको पहचानने के लिए कहते हैं, उसने आपको शब्द दे दिया कि सुडौल, अब आपसे वो कहे कि इसमें हिंदी का उपसर्ग लग रहा है कि संस्कृत का उपसर्ग लग रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मूल शब्द देखेंगे। मूल शब्द देख के आप ये देखेंगे कि भाई ये शब्द जो है हमारा शुद्ध शब्द है या फिर ये विकृत रूप है उसका। तो ये डॉल शब्द क्या है, ये तो कोई शुद्ध शब्द नहीं है, ये क्या है, ये तो विकृत रूप है। तो हमें पता चल गया कि यहां पर हिंदी का उपसर्ग लगा है। अध, अध का मतलब आधा, जहां पर भी आधा लगाना हो, अध पका, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा, ठीक है। उनका मतलब होता है एक काम, एक कम, एक कम। यानी जैसे 30 की बात करें तो 30 से एक कम क्या हो गया, 29, 29। 60 की बात करें उससे एक कम क्या हो गया, 59। 70 की बात करें एक कम क्या हो गया, 69। तो एक कम। पर का मतलब दूसरा या बाद का, परलोक, दूसरा लोक। परहित, दूसरे का हित। परोपकार, दूसरे पे परोपकार, दूसरे के ऊपर उपकार। बिन का मतलब है बिना या निषेध। बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए। आप शब्द देखो, मूल शब्द जो है हमारे, ये शब्द आपको सब वही मिलेंगे, कौन से मैंने आपको बताए, जो विकृत रूप है। तद्भव जो शब्द है, तत्सम शब्द नहीं मिलेंगे। तत्सम शब्द आपको किस में मिलेंगे, संस्कृत के उपसर्गों में। हिंदी के सारे उपसर्गों में आपको क्या मिलेगा, तद्भव शब्द मिलेंगे। ऐसे ही जब हम बात करेंगे उर्दू या फारसी के उपसर्ग, हमारे उर्दू या फारसी के उपसर्ग ये कितने हैं, ये है टोटल 19। ये आपको किस टाइप के शब्दों में मिलेंगे, जो हमारे उर्दू से या अरबी से या फारसी से शब्द आए हैं। जैसे कम, कमजोर। अब ये जोर जो शब्द है, ये हमारे हिंदी का भी नहीं है, संस्कृत का भी नहीं है, इंग्लिश का भी नहीं है। ये किसका शब्द है, ये उर्दू का शब्द है या अरबी का शब्द है। ऐसे ही वक्त, वक्त भी नहीं है भाई हमारा शब्द। हमारा शब्द तो क्या है, वक्त। ये वक्त जो शब्द आया है ना, ये इससे ही आया निकल के। या फिर अक्ल, अकल होना, अकल तो हमारा नहीं है, हमारा तो दिमाग है, बुद्धि है, ये हमारे शब्द हैं। अक्ल कहाँ का शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। ऐसे ही खुश का क्या हो गया, अच्छा। खुशबू, अब बू क्या है, बू कहते हैं स्मेल को उर्दू में। तो खुशबू, अच्छी खुशबू, खुश करने वाली खुशबू। खुश नसीब, खुशखबरी। तो खुश हमारा किसका हो गया, उर्दू का उपसर्ग है। ठीक, ऐसे ही गैर, ना। अब देखिए ना, ना कैसे पहचानेंगे हम कि ये उर्दू का है, कि मतलब ये शब्द किस में, मूल शब्द से। लायक, पसंद, समझ, नाराज, ये सब क्या है, ये उर्दू के शब्द हैं। ठीक है। ऐसे ही बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका, ये जो मूल शब्द, आप इन मूल शब्दों पे फोकस करिए। मूल शब्द से ही पता चलेगा कि हमारा ये कौन सी भाषा का उपसर्ग है। ठीक है। बद, बे, ला, सर, सरताज, सरदार, सरपंच, ये सब क्या है, उर्दू के मूल शब्द हैं, हमारे मूल शब्द नहीं है। ये संस्कृत के या हिंदी के मूल शब्द नहीं है। ठीक है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट थे वो 12 मैंने आपके इसमें लिख दिए। वैसे ये होते 19 हैं, लेकिन ये जो 12 मैंने आपको दिए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यही एग्जाम्स में आते भी हैं। चलिए अब बात करते हैं अंग्रेजी के उपसर्गों की। तो अंग्रेजी के उपसर्ग भी बच्चों मैंने आपको बतलाए कि कौन से, कैसे पहचानेंगे कि अंग्रेजी का उपसर्ग है, जब हमारा ऐसा शब्द बन रहा होगा जो हमने अंग्रेजी से डायरेक्ट हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। अब जैसे जज है,
आप जिसके भी मुंह से सुनोगे वो जज ही बोलेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। जज क्या हो गया? जज एक तरह से हमने हिंदी शब्द बना दिया, जबकि हिंदी शब्द क्या है? न्यायाधीश। न्यायाधीश कोई नहीं बोलता, सब जज बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारी बोलचाल की भाषा में आ गया, इसको हमने इंग्लिश से डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही ये शब्द हमने अपनी भाषा में ले लिया। तो इस टाइप के शब्द आपको जहां भी मिलेंगे, जज, कमेटी, कलेक्टर, रजिस्ट्रार, मिनिस्टर, ठीक, तो उनमें जो वो लग रहे होंगे, क्या नाम है, उपसर्ग आपके, वो कौन सी भाषा के उपसर्ग होंगे? वो होंगे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, ठीक है। अब ये कुछ आ गए हमारे कौन से? जो हमारे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं। यानी ये क्या है? ये उपसर्ग नहीं है, ये संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। अव्यय का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि अव्यय क्या होते हैं? वो शब्द जो व्यय ना हो सके, इस तरह से आप याद रखो, वो शब्द जो व्यय ना हो सके, यानी जो खर्च ना हो सके, यानी जो अलग ना हो सके, जो वो जैसा है आप वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है कभी भी, उनको क्या बोलते हैं? अव्यय। आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो अव्यय हमारे शब्द कौन से? जिसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जिनको हम एज ए उपसर्ग यूज कर लेते हैं। अधःपतन, अधोगति, अधोमुख, ठीक है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए हम बच्चों प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमें समझ में आएगा सारी चीजें कि हम मूल शब्द को अलग कैसे करेंगे। यहां से हम देखेंगे कि हम मूल शब्द को अलग कैसे करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए क्या शब्द दिया उसने? प्रवचन। पूछ रहा है क्या? प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक। तो इसको पहचानने के दो तरीके मैंने आपको बतलाए थे। पहला कि आपको सारे के सारे 22 के 22 उपसर्ग याद हैं, आप तुरंत देखोगे इसमें कि भाई इसमें ये तो उपसर्ग होता ही नहीं, ये भी उपसर्ग नहीं होता, इन दोनों में से कुछ चीज निकल के बाहर आएगी। वैसे तो पर भी नहीं होता, परा होता है। उपसर्ग क्या होता है? सिर्फ प्र। ये तीनों के तीनों क्या है? उपसर्ग है ही नहीं, सिर्फ प्रा उपसर्ग है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके में हम कैसे पता लगा सकते हैं? भाई हमें नहीं याद, 22 के 22 उपसर्ग हमको याद नहीं है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम इस शब्द से मूल शब्द को अलग करेंगे, और जैसे ही हम मूल शब्द अलग करेंगे, बचा हुआ शब्दांश हमारा क्या होगा? बचा हुआ शब्दांश हमारा उपसर्ग होगा। तो कर लेते हैं भाई इसमें से प्रा प्लस वचन। अब ये देखो वचन हमारा मूल शब्द बन गया कि हाँ भाई ये मूल शब्द है, इसका कुछ अर्थ निकलता है। तो हमको क्या पता चल गया कि प्रा जो है हमारा, ये हमारा उपसर्ग यूज हुआ है, ठीक है। यही ट्रिक है इसकी। आप या तो उपसर्ग सारे याद कर लो, वो भी बहुत अच्छी ट्रिक है, या फिर आप क्या करो? आप इसके मूल शब्द को, हर शब्द में से आप क्या करो? मूल शब्द अलग करो। अब देखिए यहां पे क्या आया? सुचारू। सुचारू, ठीक। अब यहां पे जो शब्द है चारू, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसको अच्छा चलिए अर्थ बाद में बताऊंगा, पहले हम देखते हैं कि इसमें उपसर्ग कैसे निकालेंगे। उपसर्ग हिंदी का है कि संस्कृत का है, ये कैसे पता करेंगे? भाई सु हमारा हिंदी में भी होता है, सु हमारा संस्कृत में भी होता है। तो सबसे पहले तो वही मैंने आपको फर्स्ट टेक्निक हमारी कि हमको पता है कि सु उपसर्ग होता है, तो हम देखते लगा देंगे भाई सु उपसर्ग होता है, ना सा होता, ना सु, बड़ा सु भी नहीं होता और ना सुआ होता, ये उपसर्ग होते ही नहीं है, सु ही सिर्फ उपसर्ग होता है। अब दूसरे केस पे आता है कि हमको याद नहीं है, हमको उपसर्ग याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम भाई मूल शब्द ढूंढेंगे इसमें से। सबसे पहले देख लेते हैं सु प्लस चारू, एक ऑप्शन ये बन सकता है हमारा। दूसरा क्या बन सकता है? सुच प्लस आरू, ये बन सकता है। अब देखते हैं इसमें से मूल शब्द बन रहा है नहीं बन रहा। भाई आरू, आरू तो कोई शब्द है ही नहीं, आरू तो हमारा कोई शब्द है ही नहीं। चारू शब्द है, चारू शब्द है। चारू कई चीजों का पर्यायवाची भी होता है, या फिर इसको हम ऐसे कहते हैं भी सुचारू रूप से कोई चीज चल रही है, यानी किसी चीज का प्रोग्रेस को या किसी भी चीज के चलने की जो हमारी वो है उसको ये डिनोट करता है कि हाँ वो चीज सही से चल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुचारू बोलते हैं। तो चारू का अर्थ है, तो हम यहां पर अपना सु ऑप्शन टिक कर देंगे।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अस्थाई, अस्थाई। अब देखिए इसमें भी वही टेक्निक जो मैंने आपको बताई पहली, कि हमको पता है कि आ उपसर्ग होता है, तुरंत देख लेंगे भाई आ अलग करो, स्थाई अलग करो, मूल शब्द बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ, मूल शब्द बन रहा है, मूल शब्द हमारा बन रहा है, सीधे टिक करेंगे अस्थाई पे। ठीक, अगर हमको ये याद नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, अलग अलग कंडीशन लगा के देखेंगे। सबसे पहले आ को ही अलग करेंगे, फिर अस को अलग करने की कोशिश करेंगे, तो आ से ही हमारा क्या हुआ, पहले ही कंसेप्ट में हमारा मूल शब्द निकल जाएगा, हमको ऑप्शन अपना पता चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए निर्जीव। ये भी देखते ही समझ में आ रहा है कि हमको ये भी पता है कि भाई नी हमारा उपसर्ग होता है और जीव भी हमारा मूल शब्द है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पर है निर्जीव, यानी रा भी आएगा। अब हमको ये भी पता है भाई निर भी हमारा क्या होता है, मूल शब्द, वो उपसर्ग होता है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया, निर। इसमें उपसर्ग हमारा कौन सा हो गया, निरुपसर्ग हो गया। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि हम इसका कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम अपना शब्द देखते हैं, आकर्षण। करने का हमारा तरीका वही रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें, अगर हमें उपसर्ग याद है तो जो उपसर्ग नहीं होते उनको तो पहले ही कैंसिल कर दो कि भाई ये तो उपसर्ग होते ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं हमारा मूल शब्द किससे बन रहा है। दो तरीके से तोड़ सकते हैं इसको, अ प्लस आकर्षण या फिर आ प्लस कर्षण। अब आकर्षण क्या है, ये कोई शब्द नहीं है, मूल शब्द नहीं है। मूल शब्द क्या है, कर्षण। कर्षण का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को खींचना या घसीटना, या फिर कृषि में हल चलाने को भी कर्षण कहते हैं। ठीक, तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारा क्या ऑप्शन है, आ ऑप्शन हमारा सही है। इसमें उपसर्ग क्या होगा, हमारा आ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संपूर्ण शब्द किस उपसर्ग से मिलकर बना है। तो बच्चों देखो, संपूर्ण में क्या होगा, इसका संधि विच्छेद भी आपको मैंने बताया था, कैसे होगा, सम प्लस पूर्ण, ये इसका संधि विच्छेद होता है। पूर्ण हमारा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। सम हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। यहां से देखें तो सन भी कोई उपसर्ग नहीं होता, ये भी कोई उपसर्ग नहीं होता, ये भी कोई उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग क्या होता है, सम उपसर्ग होता है। ये मैंने आपको बताया, उपसर्ग आप 22 उपसर्ग याद कर लोगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा ये तीनों तो उपसर्ग होते ही नहीं है, सिर्फ ये उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निराधार शब्द किस उपसर्ग से बना है। तो निराधार पढ़ते ही समझ में क्या आ रहा है कि आधार इसका मूल शब्द होगा, आधार इसका क्या होगा, मूल शब्द। आगे क्या बचा, निर। दूसरा तरीका हमारा कि हम यहां से देखेंगे कि कौन कौन से हमारे उपसर्ग होते हैं, कौन से नहीं होते। निरा भी उपसर्ग नहीं होता, निरा भी उपसर्ग नहीं होता, बचे क्या, दो। इनमें से निर हमारा उपसर्ग होगा। अगर नी ले लेंगे तो क्या हो गया, राधार बचेगा। राधार हमारा क्या होता है, कोई उपसर्ग वो नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है परिवर्तन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग करके बना है। परिवर्तन, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन देखें, प्रा तो नहीं हो सकता, पर करेंगे तो क्या बचेगा, इवर्तन, ये भी नहीं हो सकता, परी भी नहीं हो सकता, भाई बड़ी मात्रा तो लगी नहीं रही है। क्या हो सकता है, सिर्फ परी प्लस वर्तन, ये हमारा मूल शब्द बन गया, ये हमारा क्या बन गया, उपसर्ग बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपदेश। ये भी देखते समझ में आ रहा होगा, उप प्लस देश बन गया मूल शब्द। यहां से पता लगा लेंगे या फिर कहां से पता लगाएंगे, उपसर्ग देख लेंगे कि इनमें से चार जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से उपसर्ग कोई है भी या नहीं। उ उपसर्ग होता ही नहीं है, अब भी कोई उपसर्ग नहीं होता, अब भी कोई उपसर्ग नहीं होता, उप क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार में जल्दी से बताइए आप क्या उपसर्ग होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि जो हमारे ऑप्शंस हैं
इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये उपसर्ग है या नहीं है। देखिए दुर्व्यवहार, सबसे पहले हम बात करते हैं मूल शब्द। तो मूल शब्द आपकी समझ में आ रहा होगा कि क्या बनेगा, इसमें से व्यवहार बनेगा, व्यवहार हमारा मूल शब्द बनेगा। तो बचा क्या, दुर बचा। अब अगर ऐसे देखें तो दुव क्या होता है, दुव कोई भी हमारा वो नहीं है उपसर्ग, और ना ही दू कोई उपसर्ग है, सिर्फ उपसर्ग क्या है इसमें, दुर हमारा उपसर्ग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेखटके, बे प्लस खटके। बे मैंने आपको बताया था, बे किसका वो है, जो हमारे अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं उसका उपसर्ग है बे, और खटके वही खटखटाना, बेखटक, मतलब कहीं पर भी ऐसे ही चले जाना, उस शब्द से ये इंडिकेट करता है ये भी फारसी का या अरबी का शब्द है। समायोजन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, वैसे ये भी बिल्कुल सिंपल है, सम प्लस आयोजन, सम प्लस आयोजन। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, अगर आपको उपसर्ग याद नहीं है, आप बोलोगे कि भाई सर समा प्लस योजन भी तो हो सकता है। भाई योजन क्या है, हमारा मूल शब्द है योजन, लेकिन समा क्या है, समा हमारा कोई उपसर्ग है ही नहीं। हमारा उपसर्ग क्या होता है, सम। यहां से देख लेंगे हम, सम हमारा उपसर्ग होता है, समा हमारा कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, ना सा होता है ना संग होता है। ठीक है, तो इसमें मूल जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, आयोजन बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चिरायु, नाम से समझ में आ रहा है क्या, चिर प्लस आयु। भाई चिरायु क्या होता है, लंबी उम्र हो, तो आयु क्या हो गया, आयु इसका मूल शब्द हो गया, बचा क्या, चिर। यहां से भी देख सकते हैं भाई, ची कुछ होता है नहीं होता, चिरा कुछ होता है नहीं होता, चर कुछ होता है नहीं होता। अगर हमें उपसर्ग याद है तो डायरेक्ट उपसर्ग से ही लग जाएगा कि भाई चिर हमारा उपसर्ग होता है और ये उपसर्ग नहीं होते। वैसे चिर जो उपसर्ग है ये किस चीज का उपसर्ग है, ना तो ये संस्कृत का है, ना हिंदी का, ना अरबी का, ना फारसी का। ये वो शब्द है जो मैंने आपको बतलाए थे कि कुछ संस्कृत के ऐसे शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, जो किसकी तरह यूज हो जाते हैं, उपसर्ग की तरह यूज हो जाते हैं। तो वो ये अव्यय शब्द है जो हमारा किसकी तरह यूज हो रहा है बच्चों, यहाँ पे उपसर्ग की तरह यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइज्जत। ये भी देखते ही समझ में आ रहा होगा आपकी कि भाई इज्जत क्या है, मूल शब्द है हमारा, और बा क्या है, बा हमारा उपसर्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है, अब इसमें हम देखेंगे कि भाई हमारा कौन कौन से इसमें से उपसर्ग बन सकते हैं। प्रति उपसर्ग होता है, पर उपसर्ग होता है, प्र उपसर्ग होता है, प्रत उपसर्ग होता है। देख लेते हैं, प्रत तो हमारा उपसर्ग नहीं होता, और प्रा उपसर्ग होता है, इसको भी चेक कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या आया, पर कोई उपसर्ग होता है, पर उपसर्ग नहीं होता, परा उपसर्ग होता है। अगर ये परा होता तो ये उपसर्ग होता है, फिर हम इसको भी चेक करते, लेकिन पर कोई उपसर्ग नहीं होता, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचे क्या हमारे प्रति और प्रा। इन दोनों में देख लेते हैं कि मूल शब्द हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए बच्चों, प्रति से प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। प्रा से क्या बनेगा, प्रा प्लस त्यक्ष। तो ये तो कोई मूल शब्द नहीं बना, ये हमारा मूल शब्द बन गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, प्रति हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खुशबू। खुशबू, अब खुशबू में क्या है, हमें क्या बनाना है, इसका हम आइडिया लगाना मुश्किल है कि भाई हमने अरबी फारसी के तो उपसर्ग याद नहीं करे, इतने सारे उपसर्ग याद करना पॉसिबल भी नहीं है। तो हम इसमें मूल शब्द ढूंढ लेंगे। मूल शब्द अगर हमने ढूंढ लिया तो हमको तुरंत क्या मिल जाएगा, उपसर्ग मिल जाएगा। अब देखिए खुशबू लिखा है, तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो खू होगा या फिर खुश होगा। भाई पहले लगने वाला यही होगा, या तो खू होगा या खुश होगा। अगर हम खू को मान लें
कि खू हमारा उपसर्ग है, तो बचा क्या, शबु। तो शबु तो कोई वर्ड है ही नहीं, ना इसका कोई मतलब होता, तो ये मूल शब्द हमारा है ही नहीं। अगर हम खुश मान लें कि खुश हमारा उपसर्ग है, तो मूल शब्द क्या बचा, बू। बू किस चीज का है, फारसी का शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है, स्मेल, गंध। तो ये हमारा क्या बन गया, मूल शब्द बन गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, खुश। खुश क्या है, उपसर्ग है, अरबी और फारसी का उपसर्ग है खुश। नेक्स्ट 59, ये मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 59 क्या होता है, उन। उन क्या है, एक उपसर्ग है जिसका मतलब क्या होता है, एक कम। तो उन प्लस 60 यानी 60 से एक कम। यहाँ पे जो 60 लिया गया है, ये क्या है, ये 60 का मूल शब्द है कि 60 मतलब इसको 60 की तरह हम मानते हैं। यहाँ पे 59 का मतलब क्या हो गया, 60 से एक कम, 69 70 से एक कम, 79 80 से एक कम। तो उन जहां भी आएगा वहां क्या मतलब होगा, एक कम। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, गा ऑप्शन सही है। अगर हम ऐसे देखें भाई कि हमें उपसर्ग याद है, उस हिसाब से देख लें, तो ऊ तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं, ऊ कोई उपसर्ग नहीं है, उस भी कोई उपसर्ग नहीं है, अन हो सकता है लेकिन अन यहाँ पे बन नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो बचा क्या, सिर्फ उन बचा। फिर है फिलहाल। फिलहाल में आप देखोगे कि इस शब्द में अगर हम माने कि भाई फी उपसर्ग है, तो बचा क्या, लहाल, ये भी कोई शब्द नहीं बचा। अगर हम मान ले फा उपसर्ग है, तो बचा क्या, इलहाल, ये भी कोई शब्द नहीं है। फिर क्या, फिल प्लस हाल, ये हमारा मूल शब्द बन गया। हाल क्या है, मूल शब्द है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फिलहाल। नेक्स्ट देखते हैं अतिथि। बहुत ही सिंपल है, अधिकतर लोग जानते भी होंगे। मैंने आपको बताया था हिंदी का एक उपसर्ग आ, ये कहाँ लगाते हैं हम, जब हमें कहीं पे किसी चीज का निषेध करना हो। तो जिसकी तिथि नहीं पता हो उसको क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। जिसकी तिथि हमको नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। अब यहाँ पे हम इससे भी देख सकते हैं भाई ऑप्शन से, अति, अति अगर हम उपसर्ग लेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ थी बचेगा। तो थी तो कोई मूल शब्द है ही नहीं, आ से ये बन ही गया। अत ले लें तो इथी बचेगा, तब भी कुछ नहीं बनना, बड़ा आ ही नहीं रहा। तो हम उपसर्ग से भी कर सकते हैं इसको, और मूल स्वर ढूंढ के भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ऑप्शन बतलाए कि आप या तो संस्कृत के उपसर्ग याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बतलाया, या फिर आप बिल्कुल सिंपल स्टेप से चलिए, आप शब्द में से क्या करिए, मूल शब्द ढूंढ लीजिए, और जैसे ही हमें मूल शब्द मिलेगा हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग निकल के सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराक्रम। ये भी बहुत अच्छा हुआ है, पराक्रम। इसको हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें उपसर्ग याद है, उसके हिसाब से जो बच्चे उपसर्ग याद कर लेंगे वो यहीं से डायरेक्ट देख के ऑप्शन लगाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं भाई, पा कोई उपसर्ग है, पा हमारा कोई उपसर्ग नहीं है। परा उपसर्ग है, हाँ परा उपसर्ग है। प्रा उपसर्ग है, प्रा भी उपसर्ग है। पर कोई उपसर्ग नहीं है। ये दोनों तो उपसर्ग है ही नहीं, तो यहां से कहानी खत्म हो गई। प्रा इसमें आ ही नहीं रहा भाई, पा में रा लग ही नहीं रहा, तो ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन हमारा ये ठीक हो गया। ये तो डायरेक्ट बात हो गई किससे, कि हमने उपसर्ग याद कर रखे हैं। अब जैसे मान लो हमको उपसर्ग याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम मूल शब्द बनाएंगे। मूल शब्द हम कैसे बनाएंगे भाई, हम ले लेते हैं पहले पा। हम इमेजिन करनी है ये चीज, तो कि हम सोचते हैं कि भाई पा हमारा उपसर्ग है, तो बचा क्या, राक्रम। तो राक्रम क्या होता है, कोई भी मूल शब्द नहीं बचा। फिर परा ले लेते हैं, क्या बचा, क्रम। अब क्रम का तो मतलब होता है ये मूल शब्द बन गया, तो हमारा उपसर्ग क्या हो गया, यहीं पे एकदम परा हमारा उपसर्ग सही हो गया। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपको देखो इस लेक्चर में दोनों तरीके से, कि आप अगर उपसर्ग याद कर लेते हैं वो सबसे बढ़िया चीज है। अगर आप उपसर्ग याद नहीं कर पाते तो शब्द में से मूल शब्द कैसे ढूंढना है, इन दोनों टेक्निक से मैंने आपको बता दिया कि उपसर्ग कैसे होंगे। आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर हमारा पढ़ाया अच्छा लग रहा है। थैंक यू।